एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी भी कुछ हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कॉस्ट का चल रहा था। लास्ट हमने जो वीडियो पोस्ट हुई है उसमें डिस्कस किया था अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में, तो उससे नेक्स्ट हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने एवरेज कॉस्ट का जो बताया था वो किसका समेशन होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे हमने फिक्स कॉस्ट का निकाला था कि पर यूनिट में हमारे को कितनी फिक्स कॉस्ट पड़ रही है, उसी तरह से जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, तो वो पर यूनिट, हर एक यूनिट पे कितनी हमारे को पड़ रही, एवरेज कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, तो टीवीसी क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्यू क्या है? यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो हमने जो शेड्यूल अपने फिक्स कॉस्ट के केस में या हमने अपने टोटल कॉस्ट के केस में, वेरिएबल कॉस्ट के केस में जो शेड्यूल लिया था, उसी शेड्यूल को हम यहाँ पे आगे आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, उसी को हमने यहाँ पर भी लिया है। तो हमारे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, यहाँ हमने आउटपुट 8 तक लिया है। तो मेरा आउटपुट 1 पे 10 है, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28 एंड सो ऑन। ठीक है, यही हमने लिया था अपने वेरिएबल कॉस्ट के केस में। अभी भी आई रिक्वेस्ट, जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज जाके देख लीजिए, अदरवाइज आप लोग कुछ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे आपको कुछ समझ आएगा नहीं। मेरा शेड्यूल है वो जो हमने पहले अपना वेरिएबल कॉस्ट के केस में लिया था, वही मैंने अपना इस टाइम पे लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा आउटपुट क्या है? 1 to 8 तक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 पे 10 है, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28 एंड सो ऑन। अब इससे अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 इज 7। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ तक क्या है, मेरा डिक्लाइनिंग है। 6 यूनिट तक मेरा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। और इसके बाद क्या होता है, एकदम से 7 और 8 पे इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो ये किसकी वजह से होता है? हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, जिसे हमने बोला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फैक्टर्स। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, तो उसको अगर आपने नहीं समझा है जाके वीडियो देख लीजिए तो आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो उसमें क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स के केस में क्या बोला था? जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट हम बढ़ाते चले जाते हैं कांस्टेंट फैक्टर के साथ, तो हमारा क्या होता है, एक टाइम पे तो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है तो उस टाइम पे जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो मुझे पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट पड़ रहा है वो कम पड़ रहा होगा ना, तो उस केस में मेरा डिक्लाइन करता चला जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? डिमिनिशिंग आता है। ठीक है, क्या होता है? डिक्रीजिंग रेट आता है, जिसपे आउटपुट इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। अब इसमें आउटपुट तो इंक्रीज कर रहा है 6, 7, 8, बट जो मेरा उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो कि आउटपुट तो इंक्रीज कर रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट में, डिक्लाइनिंग रेट पे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मेरा आउटपुट तो इंक्रीज कर रहा है पर यूनिट जो मुझे वेरिएबल कॉस्ट देना पड़ रहा है वो मुझे बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, मेरा इंक्रीज हो जाता है। इसी की वजह से लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही जो मेरा हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व पढ़ेंगे वो आप देखेंगे यू शेप होता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कर्व हम देखेंगे तो आप ये देखिए, जब मेरा आउटपुट 1 है तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 10 है। 2 पे मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 9 है, फिर 8 है, 7 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? डिक्लाइन कर रहा है जैसे जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद आप 6 तक देखेंगे वो डिक्लाइन ही कर रहा है, बट इसके बाद क्या होता है? इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। 7 पे कितना आ गया मेरा?
6.6 आ गया, फिर 8 पे कितना आ गया, 7.7 आ गया। तो ये जो इसकी यू शेप जो इसका कर्व की जो शेप है यू शेप, दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको समझ आ गया? एक बार उसको भी देख लीजिए ताकि आप दोनों को कनेक्ट कर पाए और इसको अच्छे से अच्छा समझ पाए। तो हमने डिस्कस कर लिया अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, दोनों डिस्कशन हो गया है कैसे उसके कर्व्स होते हैं। हमने बोला एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है उसका है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो दोनों का समेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व किस तरह बनता है उसको हम यहाँ अभी डिस्कस करते हैं। तो एवरेज कॉस्ट हमने बोला कि समेशन है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहाँ पे भी क्या बताया कि जो एवरेज कर्व जो बनेगा वो क्या होगा, वर्टिकल समेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनेगा। तो यहाँ हमने अपना नीचे एक्स एक्सिस पे क्या ले लिए, आउटपुट, और वाई एक्सिस पे हमने अपने एसी, एएफसी और एवीसी कर्व लिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये सबसे पहले जो मैंने एएफसी बनाया, एएफसी क्या है, मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो कि हमने क्या बोला, एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, मेरा जो एएफसी है वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और मेरा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो यू शेप था। ठीक है, किसकी वजह से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों को ड्रॉ करके एवरेज कॉस्ट बनाएंगे तो मेरा एवरेज कॉस्ट भी क्या आएगा, यू शेप आएगा। अब इसमें आप एक चीज देखना, ये तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट है यहाँ तक, तो इसके ऊपर जो ये मेरा अमाउंट है, ठीक है, KS1, ये मेरा किसके इक्वल होगा, LT के। ठीक है, अब यहाँ पे तो जो मेरा T1 L1 है वो किसके इक्वल है, S1 T1 के। देख रहे हो ये इक्वल है। और जब मैं यहाँ पर आऊंगी तो मेरा L2 T2 किसके इक्वल होगा, K1 S2 के। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो बन रहा है उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो एवरेज कॉस्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ही। उसको ये दोनों को जब मैं सम कर दूंगी, एक तो पूरा टोटल मेरा क्या है LK प्लस मैं LT को प्लस कर दूंगी तो और ऊपर उठ जाएगा, और ये कब मेरा एवरेज कॉस्ट का बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है कि क्या एवरेज कॉस्ट क्या है। एवरेज कॉस्ट इज अ वर्टिकल समेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो है एसी कर्व जो मेरा बन के आया वो भी क्या बनेगा, यू शेप बनेगा। यहाँ का भी एक बार समझ लीजिए, तो ये यहाँ पे तो दोनों एक कट कर रहे हैं दूसरे को, तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो मेरा अमाउंट होगा वो किसका होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये जो मेरा एवरेज का वेरिएबल कॉस्ट इसके ऊपर आ गया तो मेरा एवरेज कॉस्ट आ गया। तो ऐसे ही यहाँ तक मेरा है एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो मेरा आया यहाँ पे क्या आएगा, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट का अमाउंट, तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो यू शेप है वो किस वजह से है, जैसा हमने बोला एवरेज वेरिएबल केस के वेरिएबल कॉस्ट के केस में कि मेरा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से कर्व क्या है, यू शेप्ड है। इसीलिए यहाँ जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसमें भी ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एवरेज कॉस्ट इज यू शेप। ठीक है, जब तक वो डिक्लाइन कर रहा है तो क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अगर स्टेबलाइज कर रहा है, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। और जब वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ऊपर बढ़ जाता है, यू शेप जो बनाता है, तो वो क्या हो जाती है, हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, तो ये जो आपका AVC कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व, तो ये दोनों आपके यू शेप किसकी वजह से हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।